प्रभात की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति का राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के जो अपनी क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक है राजस्थान के अंदर राजपूत वंश का परिचय। राजस्थान में राजपूतों का कौन कौन से क्षेत्र से संबंध रहा है, इस बात को लेकर के अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपनी इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर राजपूत वंश का परिचय। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र की। राजस्थान के अंदर उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ के आसपास का जो आपका जो एरिया है, ये प्राचीन काल में मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर राजपूत वंश, और राजपूत वंश की बात करें तो सर्वप्रथम राजस्थान में जो अपना ध्यान जाएगा वो जाएगा मेवाड़ की भूमि पर, और मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, उसके आसपास का एरिया है जो प्राचीन काल में मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। अब सर्वप्रथम इस मेवाड़ के अंदर सबसे पहले जो राजपूत काल के अंदर सबसे पहले जो वंश आएगा वो आता है अपना गुहिल वंश। मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम जो यहाँ पर जो वंश आएगा वो वंश है गुहिल वंश। मेवाड़ के अंदर राजपूतों में सबसे पहले जो प्रतापी शासक हुए हैं उसका नाम है गुहिल। मेवाड़ के अंदर राजपूतों में सबसे प्रतापी सर्वप्रथम जो राजा हुए हैं वो राजा है गुहिल, और इस गुहिल प्रतापी शासक होने के कारण जो मेवाड़ के अंदर जो आपका आधिपत्य रहता है वो रहता है अपने इस गुहिल वंश का। तो गुहिल वंश का जो नामकरण है, जो मेवाड़ के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर इस वंश का नाम गुहिल है। अपना एक पहला प्रश्न ये क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर राजपूतों का जब अपना परिचय शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम अपना ध्यान मेवाड़ की जमीन पर जाएगा। मेवाड़ का जो क्षेत्र है जो उदयपुर के आसपास का एरिया है, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद के आसपास का एरिया मेवाड़ होगा, और मेवाड़ में सर्वप्रथम राजपूत युग में सबसे पहले आएगा गुहिल वंश, और गुहिल वंश का नामकरण होता है वो अपने मेवाड़ के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर। अब अपन बात कर रहे हैं इस गुहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर के अपन बात करेंगे। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अपन लोगों ने राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर की पिछली क्लास में जो अपन लोगों ने पढ़ा है, तो सर्वप्रथम अपने पढ़ा कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो राजपूत है वो आर्यों की संतान है। तो राजपूतों को आर्य की संतान मानने वाले हैं डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और C.V. वैद्य। उसके बाद में आते हैं कि राजपूत अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए हैं, तो उसका समर्थन करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि संत बरदाई, और संत बरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रसो। उनके बाद अपन बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के अंदर। तो राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, तो इस मत का समर्थन करते हैं D.R. भंडारकर, और इस मत का सीधा सा खंडन करते हैं वो है दशरथ शर्मा। और लास्ट राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत था कि राजपूतों की जो आपकी उत्पत्ति है वो विदेशियों से हुई है, राजपूत विदेशी संतान है, तो इसका समर्थन करने वाले B.A. स्मिथ और कर्नल जेम्स टोड। जिस प्रकार आपने वो फैक्ट याद किए हैं, इसी प्रकार अपन लोग अब पढ़ेंगे गुहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर की भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात की है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल ये कहते हैं कि राजस्थान का ये गुहिल वंश है, ये ईरान के शासक, ईरान के शासक, ईरान के शासक, और ईरान के शासक हुए हैं नौशेखा। ईरान के शासक नौशेखा से संबंध बताते हुए अबुल फजल क्लियर कर रहे हैं कि जो अपने राजस्थान के अंदर जो गुहिल वंश है, राजस्थान का गुहिल वंश है, ये ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित है, कि उसके आपके संतान हो सकते हैं, उसके उत्तराधिकारी है
जो राजस्थान के अंदर आई हैं। तो अबुल फजल का कहना यह है कि ईरानी शासक नो शेखा से राजस्थान का ये गोइल वंश से ये संबंध रखता है। उसके बाद बात आती है कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड इन गोइल वंश की जो तुलना करते हैं, जो संबंध बताते हैं, वो बताते हैं वल्लभी के शासकों से। वल्लभी के शासक, वल्लभी के शासक वेरी इंपॉर्टेंट है कि अबुल फजल राजस्थान के अंदर इस गोइल वंश को ईरान के शासक नो शेखा से संबंधित बताते हैं। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड गोइल वंश को वल्लभी क्षेत्र के जो शासक है उनसे संबंधित बताते हैं कि उनके संबंधित कोई शाखा है वो यहाँ पर आई है और यहाँ आकर के उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया है। लास्ट तीसरा इसमें है कि नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, मोहनोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ये अपने अपने ग्रंथों में हवाला देते हुए बताते हैं कि जो आपका ये राजपूत वंश के अंदर जो गोइल वंश है और ये गोइल वंश है ब्राह्मणों की संतान, इन गोइलों को ब्राह्मणों की संतान बताया, ब्राह्मणों की संतान बताया है, गोहिलों को ब्राह्मणों की संतान बताया है। तो मोहनोत नैन्सी को लेकर भी प्रश्न बनता है। मोहनोत नैन्सी ने राजस्थान साहित्य के अंदर मोहनोत नैन्सी की ख्यात भी लिखी है और मारवाड़ परगना की विगत ग्रंथों की रचना की है। तो मोहनोत नैन्सी ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ पर। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबार में हुए मोहनोत नैन्सी, और मोहनोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने इन गोहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान बताया है। लास्ट में बात आती है इस गौरी शंकर हीराचंद ओझा की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा हुए हैं और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया है कि मेवाड़ के जो आपके प्रतापी शासक है ये गोहिल वंश के शासक बताए हैं और मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक इस गोहिलों के बाद में आएगा, वो आएगा बप्पा रावल। गोहिल के बाद में गोहिल वंश का मेवाड़ में जो प्रतापी शासक आएगा वो अपना बप्पा रावल होगा। उनसे पहले अपने इस 2-3 सिद्धांतों को मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद के आसपास का एरिया जो मेवाड़ कहलाता है, मेवाड़ का प्रतापी शासक गोहिल था। गोहिल के नाम पर गोहिल वंश हो गया। अब गोहिलों की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया कि अबुल फजल कह रहा है ये ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित है, कर्नल जेम्स टोड ने वल्लभी के शासकों से संबंधित बता रहे हैं और मोहनोत नैन्सी तो ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। इसी प्रकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि 1566 ईस्वी में गोहिलों ने अपना शासन स्थापित किया था। गौरी शंकर ओझा ये कहेंगे कि 1566 ईस्वी के अंदर गोहिलों ने अपना यहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया है। 566 गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, मैंने गलत बोल दिया था कि 566 ईस्वी के अंदर यहाँ पर गोइल वंश है वो अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं और बीच में 2 साल तक इस गोइल वंश के कोई कमजोर शासक होते हैं और उसके बाद में गोइल वंश का जो प्रतापी शासक जो अपने बीच में आएंगे वो आएंगे बप्पा रावल। तो इस बात को याद रखना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा हमें ये बताते हैं कि 566 ईस्वी के अंदर गोइल वंश ने मेवाड़ के अंदर अपना राज्य स्थापित अच्छी तरीके से कर लिया। अब उसके बाद में बात आती है गोइल वंश के शासक में बप्पा रावल का नाम लिया जाता है। बप्पा रावल का जो शासन काल है वो 734 से लेकर के 733 से लेकर के 753 के बीच का जो काल शासन काल है ये बप्पा रावल का माना गया है। सबसे पहले बप्पा रावल के शासन के बारे में हमें जानकारी देने वाली एक प्रशस्ति है आपकी राज प्रशस्ति, जो ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है और राज प्रशस्ति के जो आपके रचयिता है वो है रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है रणछोड़ भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राज प्रशस्ति राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में गिनी जाती है और राज प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो अपने हो जाएंगे रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट इस राज प्रशस्ति में हमें यह बताते कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल चित्तौड़ के शासक, बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक
मानमोरी। चित्तौड़ के शासक हुए हैं मानमोरी, और चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये सॉरी, चित्तौड़ को राजधानी तो बनाएंगे, वो अपने आगे जयद्रथ सिंह आएंगे, और यहाँ पर जो अपनी ये बप्पा रावल है ये राजधानी बनाएंगे नागदा। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। परंतु ये बात तय है कि चित्तौड़ को राजधानी अपन बप्पा रावल के जस्ट बाद में पढ़ने वाले हैं जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह मेवाड़ की राजधानी है वो चित्तौड़ बनाएंगे, बढ़िया प्रश्न बनता है। और बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी है वो नागदा बनाई है। इस बात पर भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। परंतु मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि बप्पा रावल का जो शासनकाल है वो 734 से लेकर के 753 के बीच में। राजप्रशस्ति के द्वारा हमें बप्पा रावल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है, और राजप्रशस्ति की रचनाकार है वो है र से भी राजप्रशस्ति बन रहा है, और र से रणछोड़ भट्ट बन रहा है, तो दोनों याद कर सकते हैं। राजप्रशस्ति की रचनाकार है वो रणछोड़ भट्ट है, और रणछोड़ भट्ट ये कहते हैं कि 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक थे मानमोरी, और चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हरा करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। और बप्पा रावल ने जैसे ही चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो उस समय मेवाड़ की राजधानी है वो नागदा को बनाते हैं। वर्तमान राजस्थान के अंदर अपन नागदा पढ़ते हैं, नागदा राजस्थान जीके के अंदर अपन पढ़ रहे हैं नागदा उदयपुर में, और नागदा उदयपुर के अंदर सास बहू यानी शस्त्र बहू का जो मंदिर है, साहस बहू का जो मंदिर है, ठीक है ना, ये राजस्थान जीके में अपन पढ़ते हैं साहस और बहू का जो मंदिर, ये नागदा उदयपुर के अंदर है। शस्त्र बहू का जो मंदिर पढ़ते हैं नागदा उदयपुर के अंदर पढ़ते हैं। तो इसी नागदा को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी बनाने का काम है ये बप्पा रावल ने किया। इसके अलावा बप्पा रावल ने एक तो क्या किया है, नागदा को या मेवाड़ की राजधानी बनाया। उसके अलावा मंदिर निर्माण का क्या कार्य किया है बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में है, और कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बप्पा रावल ने एक मंदिर बनाया है, वो मंदिर है एक लिंग जी का मंदिर। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, एक लिंग जी का मंदिर, एक लिंग का मंदिर, ठीक है ना। एक लिंग का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो ये मंदिर का निर्माण करवाएगा बप्पा रावल। और एक लिंग जी क्या है, इस गोहिल वंश के आपके कुल देवता माने गए हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, गोहिल वंश के कुल देवता है एक लिंग जी। एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया बप्पा रावल ने, और एक लिंग जी का जो मंदिर बना है ये बना है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बना है, और नागदा को राजधानी बनाया, और नागदा में भी सास बहू का मंदिर बना हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई राजप्रशस्ति में हमें यह बताया गया है कि 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हरा करके यहाँ पर बप्पा रावल ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अब बात करते हैं बप्पा रावल के वास्तविक नाम। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम है वो नाम आपको मिलेगा काल भोज। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम है काल भोज, और इसका उल्लेख किसने किया है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वेरी इंपॉर्टेंट, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस बात को लिखा है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम है वो क्या है, वो काल भोज। तो बप्पा क्या है, बप्पा एक उपाधि है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको भी यहाँ क्लियर किया गया है कि यहाँ पर बप्पा रावल के अंदर जो आपका बप्पा रावल का वास्तविक नाम है वो तो काल भोज हो गया, और ये काल भोज कौन बता रहे हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा बता रहे हैं। तो बप्पा क्या है, बप्पा एक उपाधि है, उपाधि का मतलब खिताब है, दी गई उपाधि, और बप्पा उपाधि है। इस बात को अपने को क्लियर कौन कर रहा है, इस बात को क्लियर करेगा वीर विनोद पुस्तक। वीर विनोद वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर विनोद पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, वीर विनोद, और वीर विनोद पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है वीर विनोद पुस्तक के रचनाकार कौन है, कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है। तो वीर विनोद, और वीर विनोद पुस्तक के जो रचनाकार है
वो है श्यामल दास। वीर विनोद पुस्तक के रचनाकार है श्यामल दास। ठीक है, महाकवि श्यामल दास। महाकवि श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद, और वीर विनोद पुस्तक के अंदर ये क्लियर किया गया है कि ये जो बप्पा शब्द है ये एक उपाधि है, ये एक खिताब है। ये वीर विनोद पुस्तक में श्यामल दास ने क्लियर लिखा है। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है? बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज है। और ये किसने बताया है? ये डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसको बताया। इसके बाद में जब मैंने पहले ही बता दिया कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराया था और उनको हरा करके अपना यहाँ चित्तौड़ पर, यहाँ मेवाड़ पर कब्जा स्थापित किया था। इस तथ्य को लेकर के, इस बात को लेकर के, इस कहानी को लेकर के विद्वान C.V. वैद्य, ये भी इतिहासकार है, तो इतिहासकार C.V. वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल, चार्ल्स मार्टेल की उपाधि किसको दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है और ये परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है। चार्ल्स मार्टेल की उपाधि है ये बप्पा रावल को दी गई है। बप्पा खुद उपाधि है, बप्पा का वास्तविक नाम काल भोज है। बप्पा का वास्तविक नाम काल भोज है, ये क्लियर किया है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, बप्पा एक उपाधि है, ये नाम नहीं है। इस बात को क्लियर किया है वीर विनोद पुस्तक के रचनाकार श्यामल दास ने। ये भी अपने को क्लियर रखना है। और इसके बाद में आता है कि चार्ल्स मार्टेल उपाधि किसकी है? तो चार्ल्स मार्टेल उपाधि है ये है बप्पा रावल की। इस उपाधि को दिया किसने? इस उपाधि को दिया है C.V. वैद्य। इतिहासकार C.V. वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है। और चार्ल्स मार्टेल की उपाधि क्यों दी गई? चार्ल्स मार्टेल ये यूरोप का है, ये यूरोप के हैं चार्ल्स मार्टेल। और यूरोप के ये चार्ल्स मार्टेल ने क्या किया? यूरोप से आपके मुसलमानों को या मुस्लिम सेना को भगाने का या खदेड़ने का काम किया है चार्ल्स मार्टेल ने। और इसी प्रकार बप्पा रावल ने मान मोरी को यहाँ से खदेड़ने का काम किया है। इसलिए C.V. वैद्य ने इसे प्रभावित होकर के उनको किसी उपाधि दी है, चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है। तो बप्पा रावल को लेकर के ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में बन रहे हैं। अगले अपने जो बप्पा रावल के बाद में बात करें तो इस गुइल वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली राजा कौन होने वाले हैं? तो उसका नाम रहते अपना अगला नाम आएगा जैतर सिंह। बप्पा रावल के बाद में गुइल वंश के शक्तिशाली राजाओं में आएगा जैतर सिंह। और जैतर सिंह का शासनकाल अपन याद करें तो अपने को यह याद करना पड़ेगा कि 1213 से लेकर के 1253 तक। अभी अपने याद किया इनसे पहले कि 734 से लेकर के यहाँ 753, देखो यहाँ भी 753 या 1253, दोनों 53 याद रखना है। तो आप पहले पढ़े हैं अपन बप्पा रावल को। बप्पा रावल का शासनकाल 734 से लेकर के 753 तक है। और अब पढ़ रहे हैं जैतर सिंह को। और जैतर सिंह का जो शासनकाल है ये 1213 से लेकर के 1253 का शासनकाल है, ये जैतर सिंह का हो जाएगा। अब देखिए अपन बात करें कि जैतर सिंह जैसे ही वहाँ के शासक बनते हैं तो राजधानी किसको बनाते हैं? ये राजधानी बनाते हैं चित्तौड़। इसकी चर्चा अपन देखो पहले कर चुके हैं और अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ। देखो, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया है। ठीक है, एकदम आपको क्लियर याद होना चाहिए। ठीक है, जब मैं ये आपको क्लास पढ़ा रहा होता हूँ उस समय आप राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति वाली बुक है वो अपने पास में लेके बैठे। आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है। आप उस किताब के अंदर अंडरलाइन करिए। अपना जो टॉपिक इस क्लास के अंदर चलेगा वो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक चल रहे हैं। इसलिए आपको अलग से कोई नोट नहीं बनाना है, कोई एक्स्ट्रा बात या तथ्य आपको लिखवाया जाता है उस किताब के अंदर आप ऐड कर लीजिएगा। तो जैतर सिंह का शासनकाल है वो है 1213 से लेकर के 1253। ठीक है, बप्पा रावल पढ़ चुके हैं 734 से लेकर के 753, दो ही पढ़े हैं, दोनों क्लियर, दोनों का शासनकाल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बात आती है राजधानी। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी है वो नागदा को बनाया। और जैतर सिंह ने जैसे ही वहाँ के शासक बने तो जैतर सिंह ने मेवाड़ की जो राजधानी है वो अपने चित्तौड़ को बनाया है। ये भी बात अपने को याद रखनी है। उसके बाद में जैतर सिंह के शासनकाल में
एक बहुत ही बढ़िया युद्ध का नाम आपको याद रखना है, भूताला का युद्ध। परीक्षा में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भूताला का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो भूताला का युद्ध अपना हुआ है 1227, वेरी इंपॉर्टेंट। 1227 में एक युद्ध हो रहा है, युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। और अपन ये जैतर सिंह के शासन काल में पढ़ रहे हैं, 1213 और 1253 के बीच में 1227। इसका मतलब एक साइड में तो जो आपकी जो सेना रहेगी वो तो हो जाएगी जैतर सिंह। जैतर सिंह के शासन काल में युद्ध होता है, भूताला का युद्ध होता है। और सामने सामने भूताला का युद्ध के एक तरफ जैतर सिंह है और सामने दिल्ली के अंदर गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश हो जाएंगे। इल्तुतमिश इल्तुतमिश इल्तुतमिश, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और सामने है जैतर सिंह। तो 1227 के अंदर जैतर सिंह क्या करते हैं, इल्तुतमिश को पराजित कर देते हैं। इल्तुतमिश है वो जैतर सिंह की सेना के सामने पराजित होता है। और इस युद्ध का नाम क्या है, तो इस युद्ध का नाम अपने को याद रखना है, युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। अब इसका वर्णन कहाँ किया गया, इस युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया, तो इस युद्ध का वर्णन अपने को एक पुस्तक मिलेगी, जयसिंह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक। जयसिंह की पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन, वेरी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान साहित्य भी अपने सिलेबस में है, एक एक करके अपनी पुस्तक पहले अपने बात की है कि वीर विनोद पुस्तक किसकी है। तो वीर विनोद पुस्तक के रचना है आपके कविराज श्यामल दास। और इसी प्रकार हमीर मदमर्दन जो पुस्तक है और हमीर मदमर्दन पुस्तक है, इस पुस्तक के जो रचनाकार हो जाएंगे जयसिंह, और इसका पूरा नाम है जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरी का नाम भी अपने का देखना है कि हमीर मदमर्दन जो पुस्तक है उसकी रचनाकार है जयसिंह सूरी। और जयसिंह सूरी की इस पुस्तक के अंदर अपने इस युद्ध का अच्छा वर्णन किया गया है। जैतर सिंह और इल्तुतमिश के इस युद्ध का वर्णन किया गया है। और इस पुस्तक के अंदर हमें यह भी बताया गया है कि इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को हमीर कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के अंदर इसी इल्तुतमिश को क्या कहा गया है, हमीर कहा गया है। तो हमीर की उपाधि किसने धारण की है, तो हमीर की उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की गई है। ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अपन सोचें कि राजस्थान के राजाओं में हमीर हुए हैं, हमीर को भी अपने आगे पढ़ने वाले हैं, परंतु इल्तुतमिश ने किसकी उपाधि धारण की है, हमीर की उपाधि धारण की गई है। इसका वर्णन जयसिंह सूरी की जो अपनी पुस्तक है हमीर मदमर्दन, इस पुस्तक के अंदर इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके आगे अपन पढ़ते हैं तो डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए ये बताया गया है कि दिल्ली के अंदर जिस समय गुलाम वंश था, अब दिल्ली के अंदर गुलाम वंश है, गुलाम वंश के शासक है इल्तुतमिश, इसको जैतर सिंह ने हरा दिया। तो इसका प्रशंसा कौन कर रहे हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस समय की प्रशंसा करते हुए ये कहते हैं कि जिस समय दिल्ली में गुलाम वंश था, उस समय यहाँ मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो शासक था जैतर सिंह। तो यहाँ पर जैतर सिंह की प्रशंसा की जा रही है। जैतर सिंह की प्रशंसा किसके द्वारा की जा रही है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा जैतर सिंह की प्रशंसा की जा रही है। ये हवाला देते हुए प्रशंसा की जा रही है कि जिस समय दिल्ली में गुलाम वंश का शासक था, उस समय अपने मेवाड़ की जमीन का सबसे शक्तिशाली जो शासक थे, वो शक्तिशाली शासक है वो जैतर सिंह। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज की अपनी इस क्लास का वापस एक बार अपन रिपीट कर रहे हैं कि राजपूत वंश का परिचय की बात अपन कर रहे हैं, राजपूतों की उत्पत्ति के बाद में। तो सबसे पहले अब राजपूतों की उत्पत्ति की परिचय की बात करें तो सबसे पहले अपना है मेवाड़। मेवाड़ में राजस्थान का उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद हो जाएगा। राजपूत वंश की बात करें तो सबसे पहले यहाँ आएगा गोइल वंश। गोइल वंश का नामकरण यहाँ के प्रतापी शासक गोइल के नाम पर हुआ है। प्रतापी शासक गोइल होने के कारण इस वंश का नाम है वो आपका गोइल वंश हो रहा है। गोइल वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो डॉक्टर अबुल फजल ने हमें यह बताया है कि ये ईरानी शासक
नौशेखा से संबंधित बताया उसको। कर्नल जेम्स टॉल ने उसको वल्लभी शासकों से संबंधित बताया है। और नैन सिंह और गोपीनाथ शर्मा ने इस आपके गुहिल वंश के जो शासक है इसको ब्राह्मणों की संतान बता करके अपनी पुष्टि की अपने बीच में। और अपने डॉक्टर गौरी शंकर हीरासन ओझा ने यह बताया है कि गुहिलों ने 567 ईस्वी के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। ये 567 ईस्वी का जो हवाला है डॉक्टर आपके गौरी शंकर हीरासन ओझा दे रहे हैं। परंतु गोहिलों में सबसे शक्तिशाली राजा है ये बताया जा रहा है कि बप्पा रावल। बप्पा रावल का शासनकाल है वो 734 से लेकर के 753 है। बप्पा रावल की कहानी भी आपको सुना दी गई है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित किया था। चित्तौड़ के शासक मानमोरी के समय हुई विदेशी हमले होते हैं और उसके अंदर ये बप्पा रावल ताकत दिखाते हैं और उसके बाद में मानमोरी को भी पराजित कर लेते हैं और वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। जब ये विदेशी जातियों को खदेड़ने का काम बप्पा रावल ने किया था, इसलिए इसकी जो आपकी तुलना है वो साल्स मार्टेल से सीवी वेद्य ने की है। अपन लोगों ने ये भी बात इसमें की है। तो बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी है वो किसको बनाया है, वो नागदा को बनाया है। बप्पा रावल ने मेवाड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया है, वो अपना है कैलाशपुरी के अंदर जो आपके एकलिंग जी का मंदिर है। और एकलिंग जी है जो आपके इस गोइल वंश के जो राजपूत शासक है उनके कुल देवता माने गए। उसके बाद में बप्पा रावल के वास्तविक नाम की बात करें तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम है वो अपना कालभोज है और इसकी बात की गई है डॉक्टर गौरी शंकर हीरासन ओझा के द्वारा। फिर ये भी बताया गया कि इसका वास्तविक नाम कालभोज है। तो ये बप्पा क्या है, तो ये बप्पा उपाधि है। और ये भी बात की पुष्टि अपने को कहाँ मिलती है, वीर विनोद पुस्तक के रचनाकार श्यामल दास ये तय करके अपने को बताते हैं कि ये जो आपकी बप्पा है वो एक प्रकार की क्या है, उपाधि है। और इसके बाद बप्पा रावल को लेकर के बहुत वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। चार्ल्स मार्टेल, बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की गई है कि चार्ल्स मार्टेल जिन्होंने यूरोप से विदेशियों को भगाने का काम किया था, इसी प्रकार बप्पा रावल ने या चित्तौड़ से विदेशी जातियों को हटाने का काम किया है। इसके बाद में अपन लास्ट पढ़ रहे हैं आज के इस टॉपिक के अंदर जयत्र सिंह। जयत्र सिंह का जो शासनकाल है ये 1213 से लेकर के 1253 हो जाएगा। जयत्र सिंह ने अपनी राजधानी है वो चित्तौड़ को बनाया है। जयत्र सिंह के समय वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, जयत्र सिंह के समय जो भूताला का युद्ध होता है 1227 के अंदर, जिसमें जयत्र सिंह के सामने गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की सेना आएगी और इसमें जयत्र सिंह विजयी होंगे। और इल्तुतमिश है वो क्या करते हैं, वो आपके हमीर की उपाधि को धारण करते हैं, खुद को हमीर कहा गया है। तो ये इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है या भूताला के युद्ध का जो अपने को वर्णन है ये जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन वेरी इंपॉर्टेंट है ये साहित्य की दृष्टि से। इस बुक को ये अपने याद कर लें, नोट कर लें, इसको ऑनलाइन कर लें। हमीर मद मर्दन पुस्तक के रचनाकार है जयसिंह सूरी जिसने भूताला के युद्ध का वर्णन किया है। और उसके बाद में अपने जयत्र सिंह की प्रशंसा कर रहे हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीरासन ओझा। जिस समय दिल्ली के अंदर गुलाम वंश का शासक था और उस समय मेवाड़ के प्रतापी शासकों का कोई नाम लिया जाए तो मेवाड़ के जो अपने प्रतापी शासक होंगे वो होंगे जयत्र सिंह। तो ये बप्पा रावल और जयत्र सिंह अगले राजवंश के लिए आप अगली क्लास का इंतजार करें। धन्यवाद।